स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1. अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश न कर दे। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरिम बजट। अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। इसका उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है। अतः कथन एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ रामसर साइट और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। 1. अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक। 2. कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सी. लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन केरल। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल एक और दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है। बता दें कि जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। इनमें से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व अघनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अतः युग्म 1 सुमेलित है, जबकि 2 कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तथा लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। अतः युग्म 2 सुमेलित है, लेकिन युग्म 3 सुमेलित नहीं है। गौरतलब है कि सबसे अधिक रामसर साइट 16 साइटें तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 साइट्स में है। अगला प्रश्न है, कलारी पयट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान केरल में हुई थी। 2. यह एक व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए तीव्र प्रतिक्रिया विकसित करने और लाठी का उपयोग करके कुशल लड़ाई करने के अभ्यास शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कलारी पयट्ट में कलारी का अर्थ है युद्ध का मैदान या व्यायामशाला और पयट्ट का अर्थ है विधि या कला। यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। अब यह केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। अतः कथन 1 सही है। कलारी पयट्टू व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण की एक प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए त्वरित सजगता विकसित करने तथा लाठी, खंजर, चाकू, भाले, तलवार, ढाल आदि जैसे विभिन्न हथियारों पर कुशल महारत हासिल करने के उद्देश्य से परिकल्पित अभ्यास शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत भूटान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। 2. भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। 3. मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत भूटान संबंध। भारत और चीन के बीच भूटान एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत को उत्तर से संभावित खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। अतः कथन 2 सही है।
बता दें कि दोनों देशों ने पहली बार संयुक्त उद्यम परियोजना 600 मेगावाट खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान के लिए अधिशेष जल विद्युत पैदा करना है, जिसे भारत को निर्यात किया जाएगा। मंगदेशु जल विद्युत परियोजना एक 720 मेगावाट रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है, जो मध्य भूटान के ट्रोंगासा दजोंग खाग जिले में मंगदेचु नदी पर बनाया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया। यह भारत और भूटान के बीच कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG ने हाल ही में अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर अपना उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न किया, अतः कथन 1 सही है। यह भूमि प्रशासन, सतत विकास और सार्वजनिक नीति प्रथाओं पर केंद्रित था तथा इसमें इरिट्रिया, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया एवं गाम्बिया के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग के साथ ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। NCGG की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। 2. इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना, यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है, अतः कथन 1 सही है। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है, अतः कथन 2 सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास तथा लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना एवं इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, समुद्री गायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डुगोंग कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। 2. ये भारतीय और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। 3. IUCN के अनुसार मैनेटीज और डुगोंग दोनों को सुबेदे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री गाय, समुद्री गायों में मैनेटी और डुगोंग शामिल है, जिनमें 4 मैनेटी प्रजातियां तथा 1 डुगोंग प्रजाति शामिल है, जो शाकाहारी डोंगोगिडे परिवार से संबंधित है। ये कैरिबियन, मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। डुगोंग भारतीय और प्रशांत महासागरों के तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। IUCN ने समुद्री गाय और मैनीटीज दोनों को सुबेदे के रूप में वर्गीकृत किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सुबिका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह चित्रकला शैली मणिपुर में कुकी समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। 2. यह पेंटिंग हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर बनाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राचीन सुबिका पेंटिंग मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु
मणिपुर की प्राचीन सुबिका पेंटिंग शैली जो विलुप्ति की कगार पर है को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सुबिका पेंटिंग शैली मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है तथा अपनी 6 जीवित पांडुलिपियों सुबिका, सुबिका अचौबा, सुबिका लाइशाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चेईथिल तथा थेंगरा खेल सुबिका के माध्यम से अस्तित्व में है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह पेंटिंग हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है तथा पांडुलिपियों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर तैयार की जाती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो 1972 से लागू है। 2. भारत ने CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 लागू किया। 3. CBD सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्याय संगत बंटवारा। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत ने CBD के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया। अतः कथन 2 सही है। CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का भाग 6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और प्रक्रियाओं से संबंधित है। 2. वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI सहित 32 न्यायाधीश हैं। 3. भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सांविधानिक उपबंध संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्तमान संरचना भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 उप न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कार्य संसद के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया। 2. संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।